ये नंबर तो इससे हाँ, शुभ संध्या। हम लोग आज के मीटिंग को इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के मीटिंग को आज शुभारंभ करते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक दैनिक वेबिनार का आयोजन प्रतिदिन करता है और इसके तहत हम लोग 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन हिंदी का होता है जो कि 7:30 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे तक चलता है। उसके पश्चात अंग्रेजी सेशन होता है जो कि 8:30 से 9:30 और उसके बाद में मलयालम सेशन होता है। और इसमें हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ नए चीज को सीखने का शामिल करते हैं। जैसा कि कल आपने बैच फ्लावर मेडिसिन देखा था, तो आज हम लोगों के बीच में बाउल नोसोर्स के को लेकर के आए हैं डॉक्टर संदीप, प्रोफेसर डॉक्टर संदीप। और मैं इनका थोड़ा सा छोटा सा परिचय देता हूँ डॉक्टर संदीप जी का। ये BHMS हैं और MD किया है। इन्होंने 16 साल से मेट्रा मेडिका को पढ़ा रहे हैं और PG गाइड भी हैं मेट्रा मेडिका MUHS एसोसिएट के। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेट्रा मेडिका के। इन्होंने कई एक इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल्स भी इनके पब्लिश हुए हैं। किताब भी है इनका, सॉल्विंग इमोशनल इशू नेचुरली थ्रू 38 फ्लावर रेमेडी। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर संदीप जी का। आइए हम लोग संदीप जी को सुनते हैं इस मीटिंग में। सो ओवर टू यू डॉक्टर संदीप, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। एक बार फिर इसी फोरम पे एक नए टॉपिक के साथ अपन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वेलकम टू वन एंड ऑल। आई एम ऑडिबल प्लीज? या यू आर ऑडिबल। यस सर, थैंक यू। तो सबसे पहले सानी सर को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने मुझे फिर से इस फोरम पे थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है जनरली वॉवल नोसोड्स जो हैं, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो इसको यूज़ नहीं करते हैं या फिर यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मेरे हिसाब से मेरे जो अनुभव है वो भी इससे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, मगर फिर भी वक्त पड़ने पर कभी कभी या बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं इन वोवल नोसोड्स को यूज़ करता हूँ और मैंने देखा है कि बहुत बार मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपन इस टॉपिक को चालू करते हैं। हाँ, विजिबल है। ओके ओके, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है वो वोवल नोसोड्स है और हम आज वोवल नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रैक्टिस है, जनरली बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं जो इस नोसोड्स को यूज़ नहीं करते हैं या फिर उनको मौका ही नहीं मिलता है वोवल नोसोड्स को यूज़ करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो वोवल नोसोड्स हैं बहुत ज़्यादा पॉलीक्रस रेमेडी हैं, उनके सिम्टम्स और इस नोसोड्स के सिम्टम बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि होम्योपैथ्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि वो वोवल नोसोड्स को यूज़ करें। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जब मैंने कुछ सेमिनार अटेंड्स किए, मृदुल सर का भी एक वीडियो था जो वोवल नोसोड्स पे, वो भी सुना, और एक NCH के पेपर पब्लिश हुआ था उसको भी मैंने सुना। जब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े और जब मैं टीचिंग में फील्ड में आया और मैंने एलन स्कीनोट को पढ़ना चालू किया, तब मैंने ये देखा कि वोवल नोसोड्स को ऐसे समय हम यूज करें कि जब पेशेंट जो है बहुत सारी मेडिसिन खा के आया हुआ है या फिर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशंस में अगर हम वोवल नोसोड्स को यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने जो आज का सेशन सेलेक्ट किया सर के कहने पे कि वोवल नोसोड्स पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो इनिशियली फेज में मैंने वोवल नोसोड्स जब यूज किए और अभी जब मैंने एलिस कीनोट को पढ़ा और एलिस कीनोट के अंदर से जब कीनोट सिम्टम्स निकाले, तो मैंने ये देखा कि वोवल नोसोड्स वाकई बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और इनको हमको अपनी प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हम समझना चाहेंगे कि वोवल नोसोड्स होते क्या हैं। तो नोसोड्स के बारे में सबको मालूम है और सब अपनी अपनी प्रैक्टिस में नोसोड्स को अधिकतर यूज भी करते हैं, है ना। क्योंकि मेडोरिनम आपने यूज किया,
मेडोरिनम आप यूज कर रहे हैं या फिर और भी सार्कोड्स हैं वो आप यूज कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस में मैंने देखा कि बहुत सारे होम्योपैथ्स इन सब चीज को यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस या फिर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, ये सब चीज देख के हम नोसोड्स को बारे में नहीं करते हैं। तो वॉवेल्स नोसोड्स मतलब क्या है? दिस इज अ सब टाइप ऑफ ग्रुप। अगर मैं मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस नोसोड्स को, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये नोसोड्स का एक सब टाइप है। मतलब मेडोरिनम है, सिफिलिनम है, ये वाले जो नोसोड्स हैं ये मेन नोसोड्स हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। मगर बॉवेल नोसोड्स इज अ सब टाइप्स ऑफ नोसोड्स। तो जैसे कि हम इस नाम से समझेंगे वॉवेल नोसोड्स मतलब क्या है। वॉवेल मतलब क्या है? वॉवेल मीन्स इज द इंटेस्टाइन, है ना, जो हमारा स्टूल है उससे रिलेटेड ये वॉवल है। और नोसोड्स मतलब क्या होता है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते हैं, तो इट इज अ मॉर्बिड प्रोडक्ट। मतलब हम जो जो नोसोड्स बनाते हैं वो ऐसे डिजीज प्रोडक्ट से बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम वॉवल नोसोड्स की बात करें, तो ये जो वॉवल नोसोड्स हैं ये एक तरीके से मॉर्बिड प्रोडक्ट तो नहीं है, मगर अगर किसी पेशेंट के डिजीज के स्टूल को कल्चर करके होम्योपैथिक प्रिपरेशन के हिसाब से इस नोसोड्स को बनाया गया है, इसलिए इसका नाम जो है वोवल नोसोड्स रखा गया है। तो इन शॉर्ट अगर मैं वोवल नोसोड्स के बारे में कहना चाहूं, तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे फ्लोरा जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और वो उन्हीं डिजीज वाले बंदे के अंदर से वो स्टूल्स को कल्चर करके, डिजीज वाले पेशेंट को कल्चर करके होम्योपैथी तरीके से हम उसको पोटेंटाइज करके अगर किसी पेशेंट को देते हैं, तो इस तरीका का जो नोसोड्स है वो वॉवल नोसोड्स कहलाता है। सो वह होम्योपैथिक मेडिसिन या दवाइयां जो एक डिजीज पेशेंट को कल्चर स्टूल से प्रिपेयर करके दी जाती है, उसे हम वॉवल नोसोड्स कहते हैं। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉवल नोसोड्स। देन नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कि ये जो फ्लोरा है, ये जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरिया जनरली अगर हम देखा जाए, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में, सभी के इंटेस्टाइन में नॉर्मल जो फंक्शन करते हैं सबके इंटेस्टाइन में हैं। सबके इसमें जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्प करते हैं हमारे नॉर्मल जीने के लिए। अगर हम इसको बात करें तो ये दिस इज हेल्दी बैक्टीरिया, अगर हम बोलेंगे तो ये हेल्दी बैक्टीरिया हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, और जब हमें डिजीज होती है तो फाइट करके उस डिजीज से बचाने की भी हमारे हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन गट में रहें, हमारे ही खाने से हमें मतलब हमारे हम जो इंटेक करते हैं फूड, हम जो भी चीज खाते हैं उसी से मतलब न्यूट्रिशन लें, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया हैं उनको नॉर्मल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया फ्लोरा हम कहते हैं। और यही जो डिजीज फेज में हम कल्चर करके इन्हीं उसको बैक्टीरियाज के जो मतलब फ्लोरा हैं उन्हीं के बारे में मेडिसिन बना के देते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज होती है, तो डिजीज से लड़ने के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्पफुल हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो फ्लोरा हैं, ये हमारे लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर हमने क्या देखा कि जब अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो बीमार होता है, तो उसके जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं, जो फ्लोराज हैं, उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो सारी चीज है ये सबसे पहले बैच ने इंट्रोड्यूस की थी। जैसे कि सर ने बताया कल बैच फ्लावर का सेशन रहा है, तो जो बैच फ्लावर के अंदर जो डॉक्टर बैच थे, उन्हीं ने इस नोसोड्स को इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद पैटरसन है जिन्होंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोगों के लिए मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर की है। उन्हें मैक्सिमम 2000 स्टूल्स जो हैं वो कल्चर किए और उसके बारे में स्टडी करी, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इनने क्या देखा कि जब भी कोई पर्सन बीमार होता है, तो उसका जो बैक्टीरिया फ्लोरा, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा रहता है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन रहता है उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा रहता है उसमें चेंजेस मिलते हैं। मतलब जब अगर हेल्दी ह्यूमन बींग्स रहेगा तो उसके फ्लोराज जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा हैं वो अलग रहेंगे, और जो डिजीज फेज में जब पेशेंट आएगा उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो ये भी हमको जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस समय हमको इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन अभी जैसे मैंने बोला बैच, तो ये जो डॉक्टर बैच हैं
इन्होंने क्या किया, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, पैरासिटोलॉजिस्ट हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा इन्वेंशन चालू हुआ, जब हमको बैक्टीरिया वायरस के बारे में मालूम चला, तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसके बारे में अवेयर हुए, है ना। ये सारी चीज हमको मालूम, हम उधर ना जाते हुए हम बात करेंगे कि ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इनने क्या किया, जब इनने अपना इनिशियली फेज स्टार्ट किया, तो इनने क्या देखा कि उस समय जो वे ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो एक अलग तरह का वे ऑफ ट्रीटमेंट था। इन्होंने हैरिंग, जैसे हैरिंग ने सबसे पहले नोसोड को इंट्रोड्यूस किया, तो जब नोसोड्स आए तो उस समय ये हैरिंग के फेवर में थे, पैटरसन जन थे वो हैरिंग के फेवर में थे। तो कुछ लोग जो थे वो नोसोड्स को अच्छा समझ के यूज किया, और कुछ लोग थे जो इसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि इंट्रोड्यूस जब नोसोड का हुआ डॉक्टर हैरिंग ने किया। तो ये जब अलग तरीके से पैथीसेन ने यूज किया, देन धीरे धीरे इनने कॉलेजेस चेंज किए, और आखिरी में जब ये शिफ्ट हुए होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर, वहां पे जाके इनने जो एक्चुअल तरीके से होम्योपैथी को प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और किस तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए, वो सारी चीज डॉक्टर बैच ने करी। तो डॉक्टर बैच ने क्या किया कि स्टार्टिंग फेज में क्या किया है उन्होंने, कि जो भी बंदा बीमार होता था, जो भी पेशेंट बीमार होता था, उस पेशेंट का जो स्टूल है उसको कल्चर करते थे, और उसको कल्चर करके पोटेंटाइज फॉर्म में उसी बंदे को देते थे। मतलब जो डिजीज फेज के अंदर आपके पास जो पेशेंट आया है, उसी पेशेंट के स्टूल को कल्चर करेंगे, इंटेस्टाइनल स्टूल को, और उसी पेशेंट को हम दे देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो चालू की। देन जब उन्होंने ये चीज देखी, तो ये जो सिस्टम है, ये क्या हुआ कि ये एक तरीके से आइसोपैथी वाला सिस्टम है ना। तो जब पेशेंट के अंदर इलनेस हुआ, तो बहुत सारे जो उसके सिम्टम मिले, तो उसको कल्चर किया, पोटेंटाइज किया, होम्योपैथी मेडिसिन के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब किया। तो दिस इज आइसोपैथी, है ना। तो उस समय में आइसोपैथी भी बहुत ज्यादा चली। फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर बैच जो हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क किए जो अपने इसमें रिकॉर्ड करते रहे, और उन्हीं के जो फॉलोअर थे, उनके साथ जो काम करते थे, वो थे डॉक्टर पैटरसन। तो डॉक्टर बैच ने जब इस तरीके से काम करना चालू किया, और बीच में फिर क्या हुआ, उन्होंने इस तरफ ना ध्यान देते हुए सारा ध्यान जो है वो वेज फ्लावर रेमेडीज की तरफ देना चालू किया। तो जब वो वेज फ्लावर की तरफ डाइवर्ट हो गए, तो पैटरसन ने क्या किया, इसी को आगे स्टार्ट किया, इसके बारे में काम करना। और पैटरसन ने क्या किया, ये जो वोवल नोसोड्स होते थे, है ना, इन वोवल नोसोड्स को आइसोपैथी की तरह ना यूज करते हुए इसको कल्चर करके हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को दिया, और उसको देने के बाद उनके जो सिम्टम्स आए, उन सिम्टम्स को कलेक्ट किया। तो इन्होंने जो इन्फेक्शन वाले जो केसेस थे उनको ट्रीट किया इस तरीके से कल्चर्स करके। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर बैच ने और पैटरसन के नाम से अभी मार्केट में बहुत सारे तरीके से अवेलेबल हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ कि ये जो वोवल नोसोड्स हैं, ये एक तरह का जो कल्चर्ड स्टूल है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। डॉक्टर वेज बैच जो हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने इसको आइसोपैथी के हिसाब से देना चालू किया। देन उसके बाद पैटरसन ने क्या किया, इसको स्टूल को कल्चर किया, और होम्योपैथिक फॉर्म में क्लिनिकली और पेशेंट को देने के बाद उनके सिम्टम्स जो रिकॉर्ड हुए, उसके हिसाब से उन्होंने एक मटरमेडिक का भी है इसकी, और आपका रिपर्टरी भी है। तो ये सारी चीज मार्केट में अवेलेबल है। देन जब हम जब प्रैक्टिस किए, हमने जब ये सब से देखी, तो क्या हुआ, जो होम्योपैथिक डायल्यूसिसन जो है, वो डायल्यूशन जो है जस्ट लाइक इन द, मतलब जो प्रूविंग है, वो जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन कल्चर किया, उसको प्रूविंग किया, है ना, इस तरीके से। और इसकी एक मटरमेडिका प्रूफ की, ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी। देन पैटरसन से रिलेटेड भी हमने बोला आइसोपैथी इनको यूज करते थे। अभी क्या हुआ कि जब हमने होम्योपैथी प्रूविंग की गई इसके बारे में, और बहुत सारे जो इसके सिम्टम्स देखे गए, है ना, तो ये जो सिम्टम्स थे, वो सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। इसको क्या किया गया, इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो वोवल नोसोड्स की हैं, जो दूसरी ड्रग से बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज रखती हैं। जैसे नंबर ऑफ, जैसे कि जो भी पॉलीक्रस रेमेडी है ना, वो पॉलीक्रस रेमेडी जो है वो ऑलवेज पहले से ही प्रूव है। तो इसके जो सिम्टम्स जब प्रूविंग की गई, तो इसके जो सिम्टम्स थे वो उन पॉलीक्रस रेमेडी से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते थे,
है ना। तो जैसे मैंने क्या बोला कि अभी होम्योपैथ लोग बायो के ये वोवेल नोसोड्स को यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि उसकी जो सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं वो एक पॉलीक्रस रेमेडी में पहले से ही अवेलेबल है। तो जब वो पॉलीक्रस रेमेडी में वो सिम्टम जब अवेलेबल हैं तो वोवेल नोसोड्स की तरफ वो सोचते नहीं है, है ना। इसलिए ये जो वोवेल नोसोड्स है वो हमारी प्रैक्टिस में इस तरीके से बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो नेक्स्ट जब क्या किया गया, जैसे कि हमने बोला बहुत सारी मेडिसिन है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो पेशेंट आपके पास आया, उसके जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम के बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब अगर हमने जैसे कि एक पेशेंट है जिसके जो सिम्टम्स हैं, जिसकी हमने टोटलिटी निकाली, जिसके टोटलिटी हमने सिम्टम्स किया, तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हमको देखने को मिले वो सिम्टम्स कैसे थे? चैलुडिनियम भी मैच कर रहा है, लाइकोपोडियम भी मैच कर रहा है ना। अभी ये जब दोनों सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो जब हम बोवेल नोसोड्स को प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय ऐसी मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे जो इन दोनों के सिम्टम्स जिस वोवेल नोसोड्स के अंदर आते हैं। तो जब भी हम मतलब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करेंगे या फिर हम वोवेल नोसोड्स को प्रिस्क्राइब करेंगे तो ऐसी कंडीशन जहां पे को हमको कंफ्यूजन वाली कंडीशंस देखने को मिले, है ना, हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं कर पा रहे हो। जैसे सपोज करो कोई पेशेंट आया है जिसके इग्निशिया और नेट्रम के सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंडिकेटेड कर रहे हैं। मेंटल लेवल पे हमने अगर इस पेशेंट को देखा तो इसके अंदर इग्निशिया के सिम्टम्स भी हमको मिल रहे हैं, नेट्रम के भी पेशेंट सिम्टम्स जो हमको मिल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दें, हम कंफ्यूजन की स्टेज में आ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वोवेल नोसोड्स को यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब मैं जो मेरी प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ तो मैं ऐसी कंडीशंस देखने के बाद या वेल सेलेक्टेड मेडिसिन है वो प्रूव मेडिसिन देने के बाद मुझे सिम्टम्स नहीं मतलब पेशेंट क्योर नहीं होता है तो मैं वोवेल नोसोड्स की तरफ जाने की सोचता हूँ। तो यहाँ पे इग्निशिया हो गया, नेट्रम्योर हो गया, इनके सिम्टम सिमिलैरिटीज है मगर हम सही मेडिसिन को सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वेल प्रिस्क्राइब द वोवेल नोसोड्स। अभी कभी 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 क्या होता है ऐसे कि बहुत सारे सिम्टम्स है जिसमें आर्स आयोड के भी सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं, काली आयोड के भी सिम्टम मिल रहे हैं। यहाँ भी वही कंडीशंस है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, एक सेलेक्टेड मेडिसिन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस के अंदर हम वोवेल नोसोड्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब जब भी हम वोवेल नोसोड सिलेक्शन करना चाहते हैं, मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि जब मल्टीपल सिम्टम्स हमको मिले और हम सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हों, ऐसी कंडीशंस के अंदर हमको वोवेल नोसोड्स का सिलेक्शन करना चाहिए। देन पैटरसन ने क्या किया, पैटरसन ने बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज हैं जिनके सिम्टम्स जो हैं वो वोवेल नोसोड से सिमिलर थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब ऐसी कंडीशंस उनके सामने आती थी कि जिसमें बहुत सारे पॉलीक्रस रेमेडीज वहां पे मिल रही हैं और वो जो है इस मेडिसिन को प्रॉपरली सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर उन्होंने वोवेल नोसोड्स को देना चालू किया। जब भी उनको ऐसा लगता था कि ये वाली जो मेडिसिन पॉलीक्रस रेमेडी है वो इस पेशेंट को सेलेक्ट हो रही है और उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे, मतलब अभी सपोज करो मेरे पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को मैंने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स या फिर मियाज्मेटिक सिम्टम्स, इन सारे सिम्टम्स के हिसाब से मैंने उस पेशेंट को एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाया और वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से मैंने उस पेशेंट को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। अभी वो पेशेंट लंबे समय से वो मेडिसिन को ले रहा है लेकिन उसको मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो प्रॉपर रिजल्ट मुझे वहां पे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में मैं क्या करूंगा, वो जो सिमिलर मेडिसिन है उस मेडिसिन से जो भी बिलोंग करती टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से मुझे जो भी वोवेल नोसोड्स यहाँ पे स्ट्रांगली दिखेगा उसमें वोवेल नोसोड्स को उसको प्रिस्क्राइब कर दूंगा। एज ए इंटर करेंट भी मैं इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करूंगा, है ना। तो ये वाली जब कंडीशंस रहेगी, जब हमारे पास मल्टीपल ड्रग्स हमारे पास आ रही हैं लेकिन हम सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमने एक पेशेंट को मेडिसिन दे दी है वो क्योर नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं उसको इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से यूज करूंगा। या फिर ऐसी कंडीशंस हो गई कि पेशेंट बहुत समय से मेडिसिन खा रहा है मगर उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं वोवेल नोसोड्स को यूज करूंगा। तो मैं जो मेरी प्रैक्टिस में यूज करना चालू किया वोवेल नोसोड्स को, तो मैंने इसी हिसाब से वोवेल नोसोड यूज किया जिस समय में ऐसे पेशेंट मेरे सामने आए। क्योंकि एक पेरिफेरिक क्लिनिक है जो हमारे
हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पेरीफेरी होम्योपैथिक क्लिनिक है, वहाँ पे एन नंबर ऑफ पेशेंट रहते हैं। ऐसी कंडीशन में वो जो पेशेंट आते हैं वो बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन खा के आते हैं या फिर बहुत जगह से घूम फिर के वहाँ पे आते हैं। ऐसी कंडीशन में मैंने स्टार्टिंग इनिशियली फेज मैंने बायोकेमिक मतलब बोवेल नोसोड्स को देना चालू किया, और मैंने वहाँ से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो अभी मेडिसिन मतलब कौन कौन सी मेडिसिन वोवेल नोसोड्स के हैं जो दूसरी रेमेडी से कोरिलेटेड करती हैं, ऐसी कंडीशंस में मैंने सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करना शुरू किया। तो मैंने क्या देखा कि जब काली आयोड आर्स आयोड के सिम्टम्स मुझे वहां पे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में मैं बैसिलस नंबर 7 को यूज करना चालू किया, जहां पे मुझे ऐसा लगा कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो आर्स आयोड से भी मिल रहे हैं, ब्रोमियम के भी सिम्टम्स हैं, और काली भी वहां पे आके मिल रही है। ऐसी कंडीशंस में मैं बैसिलस नंबर 7 को यूज किया। ऐसी कंडीशंस जो मॉर्गन ग्रुप के अंदर आती है, मॉर्गन ग्रुप बहुत अच्छा है, मैं आगे डिस्कस करूंगा मॉर्गन ग्रुप को अंदर। मॉर्गन ग्रुप के अंदर मॉर्गन बैच आती है, मॉर्गन प्योर आती है, एंड मॉर्गन गार्टनर आती है। तो जब मॉर्गन प्योर को मैंने किया, तो मॉर्गन प्योर के अंदर मैंने क्या देखा कि सल्फर के जो सिम्टम्स है, मतलब स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स यहाँ पे मुझे मिल रही है। क्योंकि देखिए पेशेंट आपके पास क्रॉनिक फेज में कहाँ कहाँ आते हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस में भी देखेंगे तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको रूमेटिज्म कंप्लेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी क्रॉनिक फेज के अंदर, है ना, गैस्ट्रिक कंप्लेंट मिलेगी। तो ये वाली जो कंडीशन है वही पेशेंट क्रॉनिक कंडीशंस में लेके आता है। तो मॉर्गन प्योर को जब देखा गया तो वहां पे क्या देखा कि सल्फर वाले जो सिम्टम्स है वहां पे सल्फर के सिम्टम बहुत ज्यादा उस पेशेंट को मिल रहे थे। मॉर्गन गार्टनर की जब हम बात करेंगे तो मॉर्गन गार्टनर के अंदर चेलिडोनियम है, लाइकोपोडियम है, क्योंकि गार्टनर के अंदर क्या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस वहां पे मिलती है हमको। तो लाइकोपोडियम में जैसे कि सपोज करो लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करना है, तो गाल स्टोन हो गया, यूरिनरी स्टोन हो गया, इन्फ्लामेटरी कंडीशन इनिशियली फेज में आई है। ऐसी कंडीशन में मॉर्गन गार्टनर का जबरदस्त रोल है। ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम की जगह, क्योंकि मॉडलिटीज भी यहाँ पे मिलेगी, यूरिनरी कंप्लेंट भी यहाँ पे मिलेगी, तो अब लाइकोपोडियम के साथ साथ अगर आप गार्टनर को, मॉर्गन गार्टनर को देंगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब प्रैक्टिस में मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मॉर्गन बैच की अगर मैं बात करूं, मॉर्गन बैच की, तो मॉर्गन ग्रुप के अंदर ये तीनों मेडिसिन है। मॉर्गन बैच की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कैंट ने सल्फर कैलकेरिया कार्बो लाइकोपोडियम की जो साइकिल बोली है, ऐसी कंडीशंस के अंदर हम मॉर्गन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो मॉर्गन ग्रुप के अंदर तीनों मेडिसिन है, ये वाली कंडीशंस जो है वो हम यहाँ पे 3-4 रेमेडीज के अंदर रिलेटेड हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन गार्टनर, अच्छा एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मॉर्गन गार्टनर और गार्टनर मेडिसिन दोनों अलग अलग है ना, तो इसको मिक्स नहीं करें। मॉर्गन गार्टनर इज अलग मेडिसिन है, और गार्टनर जो है वो अलग मेडिसिन है। अब गार्टनर की अगर हम बात करेंगे, गार्टनर जो मेडिसिन है इसके अंदर अगर आप बल्क ऑफ द सिम्टम्स अगर हम वोवेल नोसोड्स के देखेंगे, तो वोवेल नोसोड्स के अंदर जो सिम्टम्स हैं उसमें बहुत सारे सिम्टम्स मर्कसॉल के मिलेंगे, सिलीशिया के मिलेंगे, और फास्फोरस के मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे सामने डेवलप हो, जिसके अंदर मर्क्सॉल भी है, सिलीशिया भी कंडीशन आ रही है, फास्फोरस के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर हमने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, तो गार्टनर की तरफ हम हमारा ध्यान लेके जा सकते हैं और पेशेंट को गार्टनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डिसेंट्री क्रो, ये जो मेडिसिन है, आप में से भी बहुत सारे होम्योपैथ्स होंगे जिनने डिसेंट्री को और साइकोटिक को बहुत ज्यादा यूज किया है ना। तो डिसेंट्री को जो है ये इसके अंदर क्या हुआ, मैं केस भी शेयर करूंगा आगे, कि डिसेंट्री क्रो के अंदर क्या रहता है, आर्सेनिक एल्बम और अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये मैं बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने यूज में आता है ये प्रैक्टिस के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि एंजाइटी के साथ पेशेंट आता है और रेस्टलेसनेस के साथ भी पेशेंट आता है, ये दोनों कंडीशंस पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा रहती हैं। ऐसी कंडीशन में डिसेंट्री क्रो का जबरदस्त रोल है, प्रैक्टिस में भी मैंने यूज किया है, क्योंकि एंजाइटी है, वर्क आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है, वर्क की भी एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है ना, एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, साथ में रेस्टलेसनेस है, तो डिसेंट्री क्रो का बहुत जबरदस्त रोल है ऐसे करके अंदर। अभी एग्जामिनेशन फंक अगर आपको मिलेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डिसेंट्री क्रो बहुत अच्छे से कवर करेगा इसके अंदर, है ना। तो ये जो वाली कंडीशन आती है एग्जामिनेशन फंक की, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं देखे हैं, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि अर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्सेनिक के सिम्टम जब बहुत ज्यादा मिले तो डिसेंट्री क्रो को हम यूज कर सकते हैं। देन साइकोटिक को, अभी जैसे समझ में आ रहा है, साइकोटिक मियाज्म है, तो मैडोरिनम है, थूजा है, रूमेटिज्म वाली जो कंप्लेंट्स यहाँ पे लेके आता है, या सप्रेस हो गया है, ऐसी कंडीशन जब हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हम यहाँ पे
साइकिटिको को यूज करते हैं। देन अभी बात करेंगे प्रोटियस की। प्रोटियस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे मेंटल जो वाली कंडीशन है वो हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जब नेट्रम्योर या इग्निशिया का रहेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रोटियस को यूज करेंगे। तो ये कुछ वोवेल नोसोड्स हैं जो अदर रेमेडी से क्लोजली रिलेटेड करते हैं। और जब हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करें तो इनिशियली फेज में इस तरीके से हम इन मेडिसिन को कोरिलेट करके पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब मेडिसिन सिलेक्शन, जैसे मैंने भी आपको बताया, यही जो एग्जांपल है मैंने बोल दिया कि जब मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूं तो जब मैं दो मेडिसिन को सही से सिमिलरिटीज है मैं वहां पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे वहां पे कौन सी मेडिसिन देना है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर मैं वोवेल नोसोड्स को यूज करता हूँ बहुत टाइम। जैसे मैंने बताया साइकोटिको और डिसेंट्रिको को मैंने यूज किया है ना। क्यों? और ये जो कंडीशन है कब मुझे मिलती है, जब मैं कंफ्यूज रहूं या फिर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आर्सेनिक और आर्जेंटिन नाइट्रम से मिलते हैं, या फिर रूमेटिज्म के कंप्लेंट हैं, या फिर मल्टीपल मेडिसिन खा के रूमेटिज्म के पेशेंट आए हैं तो डिसेंट्रिक रो के ऐसे वाले सिम्टम्स जो मुझे मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोवेल नोसोड्स को देना शुरू किया और मुझे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले, है ना। तो अभी बात हम करेंगे कि हम ये जो वोवेल नोसोड्स हैं हम किस कंडीशन में देंगे, और इसके अंदर जो क्या क्या चीज है जो हम प्रिस्क्रिप्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो वोवेल नोसोड्स हैं ये एक्चुअली में सही तरीके से जैसे होम्योपैथी प्रूव की गई है उस तरीके से होम्योपैथी जैसी प्रूविंग हुई है वैसे प्रूविंग से नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वोवेल नोसोड्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हैनीमैन ने जब होम्योपैथी प्रूव किया तो डिफरेंट डिफरेंट किए, मल्टीपल किए और उसके रिकॉर्ड सिलेक्शन किए गए। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स जो प्रूविंग है वो नहीं हुई है। तो होम्योपैथी मेडिसिन जैसे प्रूव हुई है वैसे ये वोवेल नोसोड्स जो है वो फुल्ली प्रूव्ड नहीं है। नोसोड्स जो भी अगर हम देखते हैं तो नोसोड्स के अंदर हमको प्रूविंग के हिसाब से थोड़े से कम ही मिलेंगे। तो पहली चीज है कि जिस तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन प्रूव्ड हुई है उस तरीके से ये वोवेल नोसोड्स प्रूव्ड नहीं हुए हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो वोवेल नोसोड्स बनाए गए हैं ये पोटेंटाइज फाइट में ह्यूमन कल्चर्ड स्टूल को पोटेंटाइज करके ये मेडिसिन प्रिपेयर की गई है। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड वन जब है कि हम उसको कब यूज करेंगे, ऐसी कंडीशन जब पेशेंट ऑलरेडी होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा हो, ठीक है, उसके पेशेंट मतलब उसके जो रिजल्ट है वो हमको प्रॉपर नहीं मिले हो, ऐसी कंडीशन में हम उसको इंटर करेंट करके दे देंगे। या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन को सिम्टम्स कवर कर रहा है मगर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर हम वोवेल नोसोड्स को करेंगे। या फिर हम एक पेशेंट को हमने मेडिसिन दे दी है कॉन्स्टिट्यूशनल और उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में हम उसको इंटर करेंट करके रेमेडीज को हम दे देंगे। इनिशियली फेज में जब हमने देखा तो इसके टोटलिटी ऑफ सिमिलैरिटीज की सिम्टम्स के हिसाब से हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब इनिशियली फेज में हमने नहीं किया है कि पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल रहे हैं और उसके बाद हम एक वोवेल नोसोड्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इनिशियली फेज में हमने ये चीज फॉलो नहीं करी, लेकिन इन कंटेंट्स को लेके हमने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करी और आगे चल के हमने इसके अच्छे रिजल्ट देखे हैं। देन अभी जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कोरिलेट करती हैं वोवेल नोसोड्स के साथ। तो अभी इस चार्ट्स के अंदर तीन चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज वोवेल नोसोड कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। और तीसरी चीज है इस वोवेल नोसोड्स की थीम क्या है। ये जो थीम वाली चीज है एलिन्स की नोट के अंदर जब देखा तो एलिन्स की नोट के अंदर बहुत सारे ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और की नोट सिम्टम्स मेरे को देखने को मिले। तो इसको इसलिए इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि उस ड्रग के अंदर क्या थीम हमको देखने को मिलेगी। जब हम मतलब पेशेंट ट्रीट करते हैं तो ये सिम्टम्स को कंसीडर करेंगे। इनिशियली फेज में तो नहीं किया, लेकिन अभी जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं इन सिम्टम्स को भी कंसीडर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताया, सबसे पहली जो ड्रग है बायो वोवेल नोसोड्स की वो है मॉर्गन प्योर ना मॉर्गन। मॉर्गन के अंदर तीन मेडिसिन आती हैं, एक मॉर्गन बैच है, दूसरी मॉर्गन प्योर है,
एंड तीसरी मॉर्गन गार्टनर है। तो मॉर्गन प्योर जो है इसके अंदर सल्फर वाले सिम्टम, स्किन रिलेटेड सिम्टम मिलेंगे। और इसकी थीम क्या है, कंजेशन मिलेगा, मतलब ब्रेन के अंदर कंजेशन आ रहा है, रेस्पिरेटरी में, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, मतलब सब ड्रग्स के मतलब पूरे अगर इसकी थीम अंदर देखा जाएगा तो यहाँ पे कंजेशन जो है वो हमको बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर थीम में हमको कंजेशन देखने को मिलेगा। सेकंड जो है मॉर्गन गार्टनर, गार्टनर के गार्टनर के अंदर हमको क्या मिलने वाला है, लाइकोपोडियम हमको देखने को मतलब सिमिलर सिम्टम्स लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम इसके अंदर क्या, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मतलब सपोज यूरिन के अंदर मतलब कोलिक की सिम्टम्स लेके आया है, स्टोन की कंडीशन मिल रही है, स्टोन वहां पे प्रोमिनेंट है, तो इन्फ्लामेटरी वहां पे मिल रहा है, तो गार्टनर को वहां पे आप यूज कर सकते हैं। बैसिलस नंबर 7, बैसिलस 7 के अंदर हमको काली कार्ब और आयोडीन के मिलेंगे। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है मेंटल और फिजिकल फटिग मिलेगा हमको। ठीक है। नेक्स्ट है गार्टनर। गार्टनर के अंदर फास्फोरस, मतलब ये साइकोटिक सिफिलिटिक मैजम की तरह हम बोलेंगे, सिलिशिया है, मर्कसॉल है, फास्फोरस है। इसके अंदर माल न्यूट्रिशन देखने को हमको मिलता है। ठीक है। डिसेंट्रिको के अंदर हम देखेंगे तो आर्सेनिक, जैसे मैंने बोला एंजाइटी वगैरह, एंटीसेपेटरी एंजाइटी वाली कंडीशन है, तो इसके अंदर थीम हमको क्या मिलेगी, एंटीसिपेशन की थीम मिलेगी। साइकिटोको के अंदर क्या मिलेगा, साइकोटिक मैजम यहाँ कवर करेगा, तो थूजा है, मेडोरिनम है, यहाँ पे हमको इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, है ना। और ऐसे ही एक यहाँ पे सीपिया हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चेंजिबिलिटी है, ये सारी चीजें। हाँ, प्रोटियस के अंदर हमको ब्रेन ब्रेन स्ट्रॉम देखने को मिलेगा, तो ये उसकी थीम है और ये उसकी कुछ ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैज़म के बारे में। तो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्रोपिकलर मैज़म है, इनको कंसीडर किया गया है वोवेल नोसोर्स के अंदर। तो ये भी आप कंसीडर करके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब अगर आप करते हैं नोसोर्स से रिलेटेड, तो मैज़मेटिक भी आप कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे मॉर्गन की। तो जैसे मैंने मॉर्गन को बताया कि मॉर्गन जो है वो नॉन लैक्टिक फॉर्मेटिंग है। ठीक है। इसका जो कीनोट है वो कंजेशन है, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब की और लाइकोपोडियम, ये साइकिल में हम यूज करते हैं। पेशेंट को अगर देखा जाएगा तो ब्रोंको निमोनिया चाइल्डहुड स्टाइल में हमको देखने को मिलेगा। इसका जो मेंटल स्टेट है मॉर्गन का, वो क्या रहता है, इस पेशेंट के अंदर क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा। मतलब जो उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें तो अच्छा रहेगा, लेकिन अदर उसमें जाएगा तो कंपनी मतलब वहां पे वो सेटल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज मिलेगी हमको यहाँ पे। कंजेस्टिव हेडेक मिलेगा, फ्लू स्ट्रेस मिलेगा, और कंप्लेंट्स आर एग्रावेटेड इन द हॉट वेदर के अंदर मिलेगा। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनको वर्टिगो मिलेगा और हाई बीपी मिलेगा। तो दिस इज द की नोट सिम्टम्स ऑफ द मॉर्गन, जो मैंने अभी एलेंस की नोट के अंदर पढ़ना चालू किया और वहां पे मैंने ये देखा। तो ये जो की सिम्टम्स है मुझको यहाँ पे मिले, जैसे मैंने बताया कि मॉर्गन बैच प्योर और इसके अंदर जब मैं कंपेयर करता हूं तो मैं कंपेयर भी अभी बताता हूं कि किस तरीके से तीनों ड्रग को हम प्रिस्क्राइब करते समय क्या क्या कंपेयरिंग करेंगे। देन हमको मॉर्गन के अंदर बिलियस अटैक मिलेगा। ये जो ड्रग है मीनोपॉज में जो आए हैं या फिर जिनको माइग्रेन की कंडीशंस है, ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है। सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात मॉर्गन के अंदर क्या मिलेगा कि इसको बिलियस अटैक जो मिलेगा, हेडेक सीवियर रहेगा, और जब वॉमिटिंग करेगा उसके बाद उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आराम मिलेगा। कॉलिसिस्टाइटिस है, गाल स्टोन है और कॉन्स्टिपेशन है, ये सिम्टम्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर मॉर्गन का बहुत अच्छा रोल है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, है ना। रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने जैसे बताया कंजेशन तो कवर कर ही रहा है ना, ये कंजेस्टिव स्टेज। तो रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रोंकोनिमोनिया रहेगा इन चिल्ड्रन में, कंजेस्टिव न्यूमोनिया रहेगा। सर्कुलेशन की बात हम करेंगे तो टेंडेंसी ऑफ वेरिकोज वेन रहेगा, है ना। हेमोराइड कंडीशन रहेगी चिल्ड्रन के अंदर क्योंकि ड्यू टू द कंजेशन, है ना। पेनफुल स्वेलिंग रहेगी हाथों के अंदर। स्किन के अंदर, हाँ यहाँ पे स्किन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब प्रिस्क्रिप्शन करते समय, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी, हाई बीपी और कंजेशन वाली बात है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका वो कंजेशन रहेगा स्किन के अंदर, एग्रावेशन ऑफ द हीट रहेगा, पस्ट्यूलर रहेंगे, पैप्यूल्स इरप्शंस रहेंगे, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी जो सिम्टम सिमिलरिटीज रहेगी वो सल्फर, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, सोराइनम, है ना। इन सिम्टम्स को बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ मेडिसिन को कवर करेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्गन प्योर की। मॉर्गन प्योर के अंदर, अच्छा इसके अंदर क्या मिला, मतलब मैंने जब सिम्टम स्टडी करी तो मैंने क्या देखा कि मॉर्गन बैच जो है ना वहां पे साइकिल आपको मिलने वाली है। मॉर्गन प्योर की बात करेंगे ना, स्किन इरप्शंस जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गॉल स्टोन रहेगा और हेडेक रहेगा। तो स्किन इरप्शन अगर मुझे प्रोमिनेंट मिले हैं तो मैंने मॉर्गन प्योर को सिलेक्शन किया है।
है ना। और इन्फ्लामेटरी कंडीशन आई है तो मॉर्गन पैटरसन का जो मॉर्गन गार्टनर है उसको मैंने इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, जैसे मैंने बोला लाइकोपोडियम, अभी ये क्या है, एक्यूट मतलब रीनल कैल्कुलाई हुआ, रीनल पेन हुआ, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हुआ, रीनल कॉलिक हुआ, और इसके जो सिम्टम्स है 4 to 8 लाइकोपोडियम की जो मॉडलिटीज है वो कवर कर रही है ना। और लॉस ऑफ हेयर बंचेस में हो रहे हैं, नॉइसी रेक्टेशन है, बेल्ड स्मेल आ रही है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इसको लिकोरिया है, दिस इज अ वेरी कोरोसिव एंड ब्राउन, दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एलेंस की नोट के अंदर दिया हुआ है। तो ये इसके बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं मॉर्गन के अंदर। तो मॉर्गन को, तीनों मॉर्गन को अगर मैं सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जब करूंगा प्रिस्क्रिप्शन के समय, तो मैं लाइकोपोडियम और ये वाली साइकिल जब रहेगी उस समय मैं मॉर्गन बैच को करूंगा। अगर स्किन इरप्शंस मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, गॉल स्टोन कंजेशन की कंडीशन मिल रही है, मैं प्योर को करूंगा। और जब मैं इन्फ्लामेटरी कंडीशन मुझे बहुत प्रोमिनेंट मिलेगी तो मैं गार्टनर, मॉर्गन गार्टनर को करूंगा। एक केस शेयर करूंगा मैं इसी के साथ मॉर्गन का, कि मिस्टर एक्स 35 ईयर्स ओल्ड हैं, ऑफिशियल वर्कर हैं। जब ये मेन कंप्लेंट लेके मेरे पास आए तो इनकी जो मेन कंप्लेंट्स थी वो कॉन्स्टिपेशन था। ये जो कॉन्स्टिपेशन है एवरेज 5-6 साल से ये जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स लेके चले आ रहे थे, साथ में इनको स्किन कंप्लेंट भी थी, इरेप्शंस भी थे, है ना। और इनका एनर्जी लेवल जो था वो बहुत लो था। तो ये चीफ कंप्लेंट लेके पेशेंट आया। मेन जो इसकी प्रेजेंट कंप्लेंट थी उसमें कॉन्स्टिपेशन था, और ये जो कॉन्स्टिपेशन था वो मेंटल स्ट्रेस लेने के, क्योंकि इनका वर्क ऐसा था, कभी कभी इनको स्ट्रेस आता था, तो मेंटल स्ट्रेस जब हुआ उसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ जाती थी। अगर इनकी बात किया जाए तो स्टूल पास करने का, तो 3-4 दिन के बाद इनको स्टूल पास होता था, और ये जो स्टूल है बहुत ज्यादा हार्ड था, लम था, और पास करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता था, वेरी डिफिकल्टी ये पास होता था, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन से ये सफर कर रहे थे। और साथ में ही इनने एक सिम्टम्स और बोला कि इनको स्किन कमर बहुत ज्यादा इरेप्टम था, इनको फेस के अंदर मिला है, और इनके बाद में इसमें अंदर स्कार डेवलप हो गए ईचिंग कर करके, और हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है। तो यहीं पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली थी कि इस पेशेंट को क्या देना है। और ये जो कंप्लेंट स्टार्ट हुई थी वो एक मतलब इनिशियली फेज में बहुत समय से इनको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट थी, जिसके लिए ये मल्टीपल एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक यूज किया है, इसकी वजह से सिलेक्शन ऑफ वोवल नोसोड्स की तरफ मेरा ध्यान गया कि मुझे इसको वोवल नोसोड्स देना चाहिए। मतलब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में यहां से स्टार्ट किया। देन एसोसिएट सिम्टम्स में देखा जाएगा तो ब्लॉटेड है, फ्लोचेस, फ्लैचुलेंस बहुत ज्यादा है, फ्रिक्वेंट बन रहे हैं, इसके क्रेविंग ऑफ स्वीट्स मिला, इसके स्पाइसी फूड की क्रेविंग मिली। द पेशेंट आर वेरी इरिटेबल था जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता था। फैमिली हिस्ट्री में हमने देखा कि इसको फादर को हाइपरटेंशन है, मदर को क्रॉनिक एक्जिमा है ना। मेंटल स्टेट जब हमने देखा तो मेटिकुलस बहुत ही ज्यादा पर्सनालिटी थी इसकी, बहुत ज्यादा फर्स्टेड था, एंशियस था मेंटल स्टेट के अंदर, ये वाली कंडीशन मिली। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में देखा व्हाइट कोटेड टंग है, एब्डोमिनल के अंदर पाल्पेशन के अंदर टेंडरनेस मिली मुझको यहाँ पे। और मेन जो इंपॉर्टेंट है पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन जो स्किन लीजन के अंदर, वो मुझको यहाँ पे बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिला। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है मेरी यहीं से चालू होती है। ट्रीटमेंट के लिए मैंने इसको मॉर्गन प्योर दिया। मॉर्गन प्योर जो है उसको देने का मेन उद्देश्य जो था वो कॉन्स्टिपेशन था। और जो इसके इसके स्किन के अंदर, जो इसकी स्किन के अंदर कंडीशन मिली वो स्किन के अंदर इरेप्शंस और हाइपर पिगमेंटेशन थी। दूसरी चीज हमको यहाँ पे मिली डिसबायोसिस, क्योंकि वो मल्टीपल एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था जिसकी वजह से उनका गट फ्लोरा था उसको इम्बेलेंस हो गया, और यहाँ से सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉवेल नोसोड्स का सिलेक्शन किया गया। तो मॉर्गन प्योर है 30 सी में दिया। जनरली मैं वोवेल नोसोड्स को 30 पोटेंसी में देता हूँ। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से इसको मेडिसिन नक्स वोमिका डेली नाइट में दिया गया। और जब इसके साथ में कुछ डाइटरी भी इसको बोला गया जिसमें वाटर इनटेक, रिच फाइबर फूड है ना, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज देने के बाद इस पेशेंट को मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो थे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड वहां पे इम्प्रूव मिला। जैसे कि वो पेशेंट 5-6-7 दिन के अंदर स्टूल पास करता था, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिला। वो एवरी 2 days एंड 3 days में स्टूल पास करने लगा।
ब्लॉटेड एब्डोमेन, जो डिस्कम्फर्ट उसको एब्डोमेन में था, वहां पे उसको रिलीफ मिला। और जो स्किन में इरेप्शंस थे तो नए इरेप्शंस वहां पे डेवलप नहीं मिले, और ईचिंग में भी थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला। नेक्स्ट 4 वीक के बाद जब वो पेशेंट आया तो उसके जो लीजन्स थे वहां पे हीलिंग मिलने लगी। हाइपर पिगमेंटेशन जो है हमको वो भी रिलीफ होने लगे, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिला, सॉफ्ट स्टूल होने लगा, है ना, डेली स्टूल पास करने लगा। और उसका एनर्जी लेवल जो था वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ आफ्टर प्रिस्क्राइब द मॉर्गन प्योर। ठीक है। तो ये जो केस था ये मॉर्गन प्योर का था। तो इसमें जो मैंने मतलब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी किया, जो जैसे एलेंस की नोट के अंदर हमने देखा कंजेशन यहाँ पे मिल रहा है, और मेन प्योर मॉर्गन प्योर को सिलेक्शन करने के लिए मैंने स्किन को जो कंप्लेंट्स है जो सल्फर को डिनोट कर रही है, और नक्स वॉमिका कॉन्स्टिपेशन करके, तो इस तरीके से इस मेडिसिन को मैंने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इस तरीके से करके इसको मैंने प्रिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो केस है वो प्रोटियस का है। प्रोटियस के बारे में अगर हम कहें तो प्रोटियस सडननेस जो है वो हमको ऑल कंप्लेंट मिलेगी, मतलब जब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करेंगे हम कीनोट्स के हिसाब से, तो हमको इस मेडिसिन को सिलेक्शन करते समय सडननेस मिलेगा, है ना। इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि प्रोटियस के अंदर सडननेस मिलेगी, और जो ब्रेन स्ट्रोम इसका बहुत ज्यादा कीनोट सिम्टम्स है। मतलब सिलेक्शन जब कीनोट सिम्टम्स के हिसाब से आप सिलेक्शन ऑफ करेंगे तो ब्रेन स्ट्रोम को यहाँ पे देखेंगे। और सडननेस जो है, मतलब अभी एक लेटेस्ट केस में बता रहा हूँ, अंडर ट्रीटमेंट है। इस केस के अंदर मतलब खास चीज मुझे क्या मिली कि जो पेशेंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर था। स्ट्रेस की वजह से कुछ समय के बाद मतलब एसिडिटी, ब्लॉटेड एब्डोमेन, एसिडिटी वाले सिम्टम्स उसको नहीं मिले, लेकिन तुरंत क्या मिला उसको, उसके स्टूल के अंदर मलाना, मतलब ब्लड वगैरह आना मिला, ड्यूडेनल अल्सर की तरफ वो पेशेंट चला गया। तो यहाँ पे जो सडननेस देखिए ना कि दूसरे सिम्टम्स नहीं आए और सीधे के सीधे एक क्रॉनिक फेज में पेशेंट चला गया, तो ऐसी वाली कंडीशंस जो थी वो प्रोटियस के अंदर मैंने देखने को मिली, है ना। तो इसके बारे में एक केस है जो मैंने देखा। मिसेस एक 40 इयर्स लेडी हैं जो टीचर हैं, इनका क्रॉनिक डायरिया था, 6 मंथ से सफर कर रही थी, है ना। रिकरेंट यूटीआई की कंप्लेंट्स इनको इन्फेक्शंस थे, और परसिस्टेंट फटिग था। तो ये इसकी चीफ कंप्लेंट लेके आई। वाटरी स्टूल था, लूज स्टूल था, दिन में 3-4 बार जाती थी, है ना। अर्जेंसी हमेशा मेचुरेशन की बनी रहती थी, और साथ में स्पाइसी फूड और ग्रेसी फूड्स मतलब था। और इनका जो कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा था वो यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक को यूज कर रहे थे। तो ये कंप्लेंट्स लेके ये आए। परसिस्टेंट फटिगनेस, यहाँ पे हम मेरे को बहुत ज्यादा फटिगनेस देखने को मिला, है ना। और इनका जो स्टूल था बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था। साथ में म्यूकस कंटेंट वहां पे मिल रहे थे, और यूरिन के अंदर बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे मिला था, है ना। स्ट्रेस वाली कंडीशन थी क्योंकि ये टीचर थी, तो इस काम इनका फैमिली और वर्क दोनों के साथ यहाँ पे वर्क के कारण स्ट्रेस बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको मिल रहा था। फैमिली हिस्ट्री के अंदर देखा गया तो डायबिटीज था फादर को, मदर को रूमेटिक अर्थराइटिस था। मेंटल स्टेट के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर फैमिली की बहुत ज्यादा थी, है ना। और साथ में क्या था, ये मतलब बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करती थी, है ना। रोना भी इनको बात बात पे रो भी देती थी, ये इनकी बेटी ने बताया कि इस तरीके से इनके मेंटल सिम्टम्स वहां पे मिले। क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन में देखा, अंडरवेट थी, पेल कॉम्प्लेक्शन था, ठीक है, टेंडरनेस लोअर एब्डोमेन के अंदर मिली। ये सारी कंडीशंस में हमको यहाँ पे देखने को मिली। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में प्रोटियस दिया गया, क्योंकि प्रोटियस यहाँ पे इंडिकेट है डायरिया को, और जो मतलब फ्रिक्वेंटली मिल रही है, अर्जेंसी मिल रही है, एंटीबायोटिक इन्हें यूज किया है इन्फेक्शन की वजह से। इन कंडीशन को देखते हुए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से पल्सिटिला इनको होम्योपैथी मेडिसिन दी गई, और साथ में प्रोटियस 30 का डोज दिया गया। में कुछ डाइटरी भी इनको बताया गया है, और उसके बाद इनके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे देखने को मिले। फर्स्ट फॉलोअप के अंदर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल जो है वो इम्प्रूव हुआ है ना। बर्निंग ऑफ यूरिनेशन में भी रिलीफ मिला है, और एनर्जी लेवल जो है इनका थोड़ा सा फिजिकली कंडीशंस में बेटर देखने को मिला है। सेकेंड जब फॉलोअप इनका मिला तो डायरिया जो था वो कम हुआ है इनका, है ना। यूटीआई की कंप्लेंट्स यहीं पे मिली है, और इमोशनली स्टेबिलिटी जो है वहाँ पे पेशेंट ने बहुत स्ट्रांगली बोला है कि मेंटल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है, अच्छा फील हो रहा है। तो फिजिकल सिम्टम्स भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ये सेकंड केस था।
थर्ड हम बात करेंगे बैसिलस नंबर 7। अभी बैसिलस नंबर 7 के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा कि ये जब बहुत सारे मेडिसिन प्रूव होने लगी, तो अभी बाकी जैसे अलग अलग ग्रुप हो गए हैं। अब बैसिलस को क्या दिया जाए, इसको क्या दिया जाए, तो पैटरसन ने उसका नाम बैसिलस नंबर 7 रख दिया गया, क्योंकि ये 7 नंबर पे आया था, तो बैसिलस 7 नंबर इस तरीके से पड़ा। बैसिलस 7 को अगर कीनोटली देखा जाएगा तो ओल्ड रिमेटिज्म मिलेगा इसके अंदर, मेंटली और फिजिकली यहाँ पे फटिग मिलेगा। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स बैसिलस के ब्रोमियम और आइडम के मिलेंगे। पेशेंट बहुत ज्यादा फटिग रहेगा, है ना, ये वाली कंडीशन। ब्रोंकल अस्थमा मिलेगा और बीपी जो रहेगा वो लो मिलेगा। तो इस तरीके से बैसिलस के सिम्टम मिलेंगे। एक केस शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि एक 28 ईयर फीमेल लेडी थी, ग्राफिक डिजाइनर है। इसको क्रॉनिक एक्ने की कंप्लेंट थी, फेस पे और बैक पे इसको बहुत ज्यादा एक्ने थे। साथ में इसको एलर्जिक रेनाइटिस की, सीजनेबल एलर्जिक रेनाइटिस की कंडीशन थी, और उसकी वजह से इसको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती थी। तो प्रेजेंट इलनेस के बारे में हमने जब देखा तो हमको यहाँ पे मिला एक्ने जो बहुत पेनफुल थे, पस्चुलर थे, स्कार यहाँ पे बन जाता था, है ना। मेस्टुरेशन के समय जो कंप्लेंट्स थी वो बढ़ जाती थी, है ना, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कंज्यूम करती थी, उसकी वजह से इसके एक्ने के सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते थे। तो ऐसी कंडीशंस के साथ ये पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स लेके आया, और साथ में जीआईटी डिस्टरबेंस था, ब्लॉटेड एब्डोमेन था, क्रेविंग फॉर स्वीट थी, इरिटेबल पेशेंट था, फादर को अस्थमा और मदर को क्रॉनिक साइनोसाइटिस था। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था बहुत कम था इसका, सेल्फ कॉन्शियस सॉरी सेल्फ पेशेंट बहुत सेल्फ कॉन्शियस था इसकी अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड, है ना। स्ट्रेस था ड्यू टू वर्क की वजह से। तो इनकी जो सिम्टम्स लिए गए और सिम्टम्स के हिसाब से जो मेडिसिन सिलेक्शन की गई, उसके हिसाब से देखा कि स्किन के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, चिक्स के अंदर आइज रेड है, एलर्जिक कंडीशन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट को इंडिकेटेड करते हुए सिलेक्शन ऑफ रेमेडी यहाँ पे दी गई है। और जो इसकी टंग है वो कोटेड है, इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ, रस्टॉक्स के जैसे सिम्टम्स थे। और तो इनको बैसिलस 7 दिया गया है स्किन कंप्लेंट्स एक्ने के लिए। और एंटीबायोटिक जो इनने किया है उसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है, तो बैसिलस 7 और सल्फर इनको डेली मॉर्निंग में दिया गया है, तो उसकी वजह से इनको इरेप्शंस में भी और रिलीफ मिला, और एक्ने के रिजल्ट्स बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को मिले हैं। फॉलोअप के अंदर देखा गया तो एंकल जो इन्फ्लामेशन है, फीवर वाला है, वो पस्ट्यूल फॉर्मेशन कम हुआ है, डाइजेशन इंप्रूव हुआ है इनका, और एलर्जिक के जो सिम्टम्स थे यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स वगैरह, जो वेदर चेंज हो रहा था पॉलन्स की वजह से सर्दी वगैरह रिकरेंट कंप्लेंट्स आ रही थी, वो भी बेटर हुई है ना। ब्लॉटेड एब्डोमेन वगैरह कंफर्ट, मतलब जीआईटी का भी अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो दो फॉलोअप यहाँ पे हमने देखो मिला। गार्टनर के बारे में बात करेंगे। गार्टनर जो ड्रग है इसमें माल न्यूट्रिशन है, और इसके अंदर सिलिशिया, मर्कसॉल और फास्फोरस के सिम्टम्स जो हैं वो हमको बहुत सारे इससे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गार्टनर के बारे में एक केस देखते हैं हम। एक 12 साल का बच्चा है, क्रॉनिक एक्जिमा है 5 साल से उसको, और सीजनल जो है वो अस्थमेटिक कंडीशन लेके आया है। एक्जिमा उसको परसिस्टेंट है, ड्राई एक्जिमा की कंडीशंस है ना। कभी कभी इसमें जो पैचेस हैं उसके अंदर से यूजिंग में म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज भी, वाइट डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। ईचिंग जो है वो बढ़ जाती है, एल्बो नी और जॉइंट्स में ज़्यादा है, और विंटर के समय ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो बढ़ जाती है। साथ में पसीना भी इसको यहाँ पे देखने को मिलता है। अस्थमा के एपिसोड्स ट्रिगर्स करते हैं कोल्ड वेदर के अंदर, है ना। तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी यहाँ पे मिला, जिसकी वजह से ये पेशेंट एंटीबायोटिक्स को यूज करता आया है बहुत समय से। फ्रिक्वेंटली ब्लॉटेड एब्डोमेन है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन से है, और अल्टरनेट सॉफ्ट स्टूल यहाँ पे हमको देखने को मिले। एलर्जिक रेनाइटिस है फादर को, मदर को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है ना। तो इंट्रोवर्ट द पेशेंट, मेंटली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, सेंसिटिव है, क्रिटिसिज्म करने इसको सहन नहीं है, फ्रेटफुल अस्थमेटिक अटैक आता रहता है इसको। स्किन जो है वो देखा गया तो ड्राई स्किन लीजन है, ड्राई है, क्रैक्स मिले हैं यहाँ पे, वीजिंग्स मिला है अस्थमेटिक कंडीशन
कॉन्स्टिपेशन के समय वीजिंग कंडीशन मिला है स्लाइटली, है ना, टेंडरनेस मिला है एब्डोमेन के अंदर। तो इनकी जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से गार्टनर 30 दिया गया है इनको, जिसके साथ आर्सेनिक एल्बम यहाँ पे दिया है। पेशेंट को मेडिसिन लेने के बाद इम्प्रूवमेंट मिला है। जो एक्जिमा की कंप्लेंट से ईचिंग है, लीजन्स वगैरह हैं यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। अस्थमेटिक एपिसोड्स भी जो कोल्ड वेदर में होता था वो भी यहाँ पे इसको कम मिला है। और धीरे धीरे जो एक्जिमा में हीलिंग होने लगी है और इरेप्शंस वगैरह जो हैं वो अच्छे हुए हैं। तो स्किन में और रेस्पिरेटरी दोनों कंप्लेंट्स के अंदर यहाँ पे इसको रिजल्ट मिले हैं। तो ये गार्टनर है। देन हम बात करेंगे डिसेंट्रिको के बारे में। बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि प्रैक्टिस में यूज की गई है डिसेंट्रिको, क्योंकि यहाँ पे एंसेप्ट अगर इसका की सिम्टम्स अगर हम देखेंगे डिसेंट्रिको का, तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी जो है यहाँ पे मिलती है। एंटीसिपेटरी नर्वस टेंशन जो है ये इसका कीनोट सिम्टम्स है। एंटिसिपेशन यहाँ पे मिलेगा। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट रहने वाला है। ठीक है। इसका अगर कीनोट्स के बारे में देखा जाएगा तो पाइलोरिक स्टेनोसिस, मतलब डिसेंट्रिको के अंदर जब मतलब पाइलो मतलब हमने खाना खा लिया है और खाना पचा नहीं है, पाइलोरिक में ही है। जैसे कि हम अगर स्टोमक की बात करेंगे तो फंडस वगैरह अगर बात करेंगे तो पाइलोरिक के अंदर यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो या फिर खाना सड़ गया हो, उसकी वजह से ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह फॉर्म हो गए हो, ऐसी कंडीशंस के अंदर हम डिसेंट्रिको को यूज कर सकते हैं, है ना। तो एंटीसेपेटरी एंजाइटी, ड्यूडेनल अल्सर्स, पाइलोरिक स्टेनोसिस है जब मतलब बच्चा छोटा है कंजेनिटल फेज में, ऐसी कंडीशन अगर हमको मिलती है तो ऐसी कंडीशन में आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय डिसेंट्रिको के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे डिसेंट्रिको के बारे में बात करेंगे कि इसके जो सिम्टम्स आते थे, जैसे प्रोटेस्ट की बात करी थी, वहां पे सडन ऑनसेट हुआ था और क्रॉनिक फेज में चला गया था। यहाँ पे जो सिम्टम्स आएंगे वो जीआईटी के सिम्टम्स मिलेंगे, उसके बाद इसको ड्यूडेनल अल्सर्स की तरह का। तो इस इन दोनों ड्रग्स को हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस में मैं जब देखता हूँ तो मैं इस तरीके से कंपेयर इन ड्रग्स को कर सकता हूँ। तो एंटीसेपेटरी डिस्कम्फर्ट और कार्डियक एरिया के अंदर यहाँ पे डिस्कम्फर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो डिसेंट्रिको के बारे में बात करते हैं। 32 ईयर्स लेडी है, होम मेकर है, क्रॉनिक माइग्रेन की केस थी इनको, 7 ईयर से ये कंटिन्यू माइग्रेन की कंप्लेंट्स लेके आए थे, और साथ में इनको नौशिया और ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमिनल गैस्ट्रिक कंप्लेंट भी साथ में इनको थी। सीवियर कंडीशन, 7 ईयर से माइग्रेन की कंप्लेंट इनने बोली। जो माइग्रेन था वो 3 to 4 मतलब एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो एपिसोड जो है वो 3 या 4 टाइम ये एपिसोड्स यहाँ पे देखने को मिलता था। कैरेक्टर ऑफ हेडेक अगर देखा जाएगा तो थ्रोम्बिक टाइप ऑफ पेन रहता था, राइट साइड में हेडेक रहता था, है ना। और ये जो है इसका जो अगर इनने कुछ खाना नहीं खाया है उसकी वजह से ये कंप्लेंट जो है उसको ट्रिगर करती थी, जैसे उन्हें उपवास रख लिया या इस टाइप के कुछ सिम्टम्स अगर वहां पे मिले तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स भी उनको मिलता था, या फिर रात में नींद नहीं हुई इसकी वजह से ये माइग्रेन के जो एपिसोड्स हैं इनको देखने को मिलते थे। और अधिकतर इनने बताया कि एक हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार मुझे ये कंप्लेंट्स है जो देखने को मिलती है। साथ में इनको एसोसिएट में नौशिया मिला, है ना। कभी कभी क्या होता है था वॉमिटिंग भी इनको यहाँ पे मिल जाती थी। तो ऐसे सिम्टम्स लेके ये पेशेंट क्लिनिक में आया। ब्लॉटेड एब्डोमिन था, हैवीनेस ऑफ द एब्डोमिन था, है ना। और हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस इनको चाइल्डहुड के अंदर, और मल्टीपल जिसकी वजह से इनने मल्टीपल एंटीबायोटिक यूज की थी। तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की पास हिस्ट्री भी हमको यहाँ पे देखने को मिली। एसोसिएट सिम्टम्स के अंदर देखा जाएगा तो बेल्चिंग ही मिलेगी, सार टेस्ट है उसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ लूज स्टूल मिला हमको, क्राइविंग फॉर स्पाइसी फूड मिला, और एवर्जन टू मिल्क मिला। तो फिजिकल जनरल सिम्टम्स हमको यहाँ पे देखने को मिले। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हमने देखा तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस था फादर को, और मदर को माइग्रेन की कंप्लेंट्स थी। मेंटल स्टेट हमने यहाँ पे देखा तो द पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्शियस था, इरिटेबल था, है ना। और क्लिनिकल कंडीशन के अंदर डार्क सर्कल अंदर द आईज थे, टेंडरनेस मिला एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, और जो टंग थी वो स्लाइट टेस्ट को टेस्ट थी।
है ना, येलोइश स्लाइटेड कोटेड टंग थी इस केस के अंदर। देन ट्रीटमेंट में हमने इसको डिसेंट्री को दिया। इंडिकेशंस हमको क्या मिले, क्रॉनिक माइग्रेन है एसोसिएट विद डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस मिला, एंटीबायोटिक मल्टीपल किया था जिसकी वजह से एंटीबायोटिक लिए गए थे, है ना। तो डिसेंट्री को दिया गया इनको। देन नक्स वोमिका साथ में इनको चलाया गया, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे सिम्टम्स थे जिसमें रिलीफ मिला, है ना। और साथ में डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करना प्रैक्टिस के अंदर मैं हमेशा यूज करता हूँ, जिससे रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। फर्स्ट फॉलोअप के अंदर हमने देखा माइग्रेन का जो एपिसोड्स हो रहे थे उसमें कमी आई है, ब्लॉटेड ऑफ एब्डोमेन के अंदर इंप्रूवमेंट मिला है, नींद बहुत अच्छी हो गई, मतलब फिजिकल्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, मेंटल्स भी बहुत अच्छे मिले हैं इसके अंदर। सेकेंड फॉलोअप के अंदर हमने देखा कि माइग्रेन की जो कंप्लेंट्स थी उसके एपिसोड्स और कम हुए, नौशिया की कंप्लेंट्स थी, वॉमिटिंग कंप्लेंट्स थी, वो भी यहाँ पे कम मिली, रेगुलर वोवेल मूवमेंट्स होने लगे, डिस्कम्फर्ट कम हो गया है। नेक्स्ट फॉलोअप के अंदर माइग्रेन के जो थे 1 से वीक मिला, है ना, और द पेशेंट इज हैप्पी, इमोशनली भी स्टेबल था, और ये वाली सारी कंडीशंस जो थी वो हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऐसे और भी केसेस हैं, जैसे साइकोटिको है ना। साइकोटिको के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो ये जो रेमेडी है इसके अंदर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना। नर्वस इरिटेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी हमको, और हेडेक के अंदर साइनोसाइटिस वाली कंडीशन है, प्री मैच्योर ग्रेनेस ऑफ जैसे लाइकोपोडियम के सिम्टम्स हैं वो साइकोटिको के अंदर रहेंगे। जैसे साइकोटिको की अगर हम बात करेंगे तो रूमेटिक कंडीशंस वाली कंडीशंस हमको यहाँ पे मिलती है, क्रॉनिक इरिटेशन मिलेगा, और एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जैसे मेडोरिनम हम देते हैं, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में एक्यूट है, सब एक्यूट है ना, क्रॉनिक में ब्रोंकियल कैटरल है, ये वाली कंडीशन साइकोटिको के अंदर हमको देखने को मिलती है ना। तो इस केस इसके बारे में बात करेंगे। 45 ईयर्स पेशेंट है, अकाउंटेड है, क्रॉनिक रूमेटाइज आर्थराइटिस की कंप्लेंट थी, 10 साल से उनको स्वेलिंग थी, है ना। मॉर्निंग के अंदर पर्टिकुलर कंप्लेंट्स बढ़ जाती थी, सिम्टम्स जो चालू है वो ग्रेजुअली चालू हुए, है ना। पेन जो था वो कोल्ड वेदर के अंदर कंप्लेंट हो जाता था इनका। हिस्ट्री जो थी एंटीबायोटिक थी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत समय से, और एंटीबायोटिक यूज कर रहे थे, पेन किलर यूज कर रहे थे रूमेटिज्म की वजह से। डायरिया, कभी कभी इनको डायरिया होता था, अधिकतर स्पाइसी फूड या फ्राइड फूड खाते थे, उसकी वजह से कंप्लेंट इनकी बढ़ जाती थी। पेशेंट जनरली फटिक था, एनर्जी लो थी, फादर को ऑस्टियोआर्थराइटिस था, मदर को डायबिटीज मेलाइटस था। मेंटल स्टेट देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्स्टेड है ना, ये वाली कंडीशन, एंग्शियस था पेशेंट, और क्लिनिकली में स्वेलिंग मिली, टेंडरनेस मिला जॉइंट के अंदर, मॉर्निंग स्टीफनेस मिली, और क्रैक्ड ऑफ द स्किन मिला कंडीशंस के अंदर हमने जब देखा। तो ऐसी कंडीशंस के हिसाब से हमने इनको साइकोटिको दिया, और साइकोटिको से इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। साथ में हमने रस्टॉक्स इनको चलाया, द इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कम हुई, और उसके बाद पेशेंट हैप्पी था और क्योर हुआ। फर्स्ट फॉलोअप, सेकेंड फॉलोअप और थर्ड फॉलोअप था। आई थिंक टाइम हमारा लगभग हो गया है। तो इन कंक्लूजन में बात करना चाहूँगा इन अवर प्रैक्टिस कि मैंने इनिशियली फेज में जब इसको चालू किया तो इंटर करेंट के हिसाब से चालू किया, या फिर ऐसे पेशेंट आते थे जिनके बहुत सारे सिम्टम्स जो थे वो पॉलीक्रिस रेमेडी के साथ आते थे। ऐसी कंडीशन में 30 पोटेंसी मैंने अधिकतर यूज़ किए, उससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बहुत से लोग 1 M हाई पोटेंसी में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लो पोटेंसी और मीडियम पोटेंसी को मैंने यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हैं वो WSI के अंदर, SWE के अंदर या SBL के अंदर अपने को मिल जाती हैं। तो इन सब कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू, और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया है डॉक्टर संदीप। जी सर, आप थैंक यू पीपीटी को अब हटा लीजिए। जी। 2 मिनट तो सुनो। आप पीपीटी को हटा लीजिए। जी जी, 2 मिनट सर, 2 मिनट, जी। PPT हटाना। सवाल तो कुछ नहीं आया है, हम लोग का समय भी पूरा हो गया, लेकिन बाउल नोट्स के विषय में मैं कहना चाहूँगा जी ये काफ़ी यूजफुल है, और होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर ही है। जैसे हम लोग नोट्स यूज करते हैं, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि पहले जो नोट्स हम लोग मेडोरिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, ये सब को यूज करते हैं, तो उसी तरह से इसका भी यूज होता है। थोड़ा सा इस पर चूंकि सिम्टोमेटिक के हिसाब से ये नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते हैं।
और जनरल रिपोर्टरी में नहीं है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर सिंथेसिस रिपोर्टरी को यूज करेंगे, रडार ओपस में यूज करेंगे, तो वहाँ पर बाउल नोट्स जो है तो आपको इंक्लूडेड हो चुके हैं। और बाउल नोट्स के लिए मुझे लगता है कि कुछ अलग से रिपोर्टरी भी अवेलेबल हो एक रिपोर्टरी है सर जिसमें वोवेल नोट्स रिपोर्टरी भी हो गया है, तो उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और होम्योपैथी में कोई भी सीमा नहीं होता है, सीमा में बंधने का कोशिश नहीं कीजिए कि हम खाली पॉलीक्रेस्ट यूज करेंगे। लेकिन हम लोग के पास में कभी नोसोर्स का जरूरत होता है, कभी बैच फ्लावर जैसे बायोकेमिक मेडिसिन यूज करते हैं, उस तरह से भी लोग यूज करते हैं। तो ये सब ओपननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संदीप जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग का समय पूरा हो गया है, थैंक तो यू। सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और हम लोग अंग्रेजी सेशंस की ओर मूव करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, एंड नाउ वी मूव टू द इंग्लिश सेशन, एंड ओवर टू यू डॉक्टर अंजनी। So you can, yeah, you can start your session, madam. वहाँ पर वैसे ना आप कंप्लेंट नहीं कर सकते।